आज का ये सेशन बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि जिस तरह इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ फिलहाल हो रखे हैं, एक दूसरे के रक्त पिपासु हो रखे हैं कि हम बस एक दूसरे को किसी ना किसी तरह वर्ल्ड में नीचे दिखा दें। जहां इजराइल खुद इस डर में है कि ईरान कभी उस पर परमाणु बम ना फोड़ दे, वहीं ईरान इस डर में है कि कहीं उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ही जहां पर वो है वहीं इजराइल बर्बाद ना कर दे। इन दोनों के बीच आफ्टर ऑल दुश्मनी क्या है, आज का सेशन इस विषय पर है। आफ्टर ऑल ऐसा क्या है कि नेतन्याहू और अयातुल्ला खमेनेई एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, और ये नफरत जब आप इतिहास के झरोकों में तलाशते हैं तो पता चलता है कि कभी ऐसा हाल भी था कि इजराइल और ईरान एक दूसरे की आधी कटी रोटी खाया करते थे, बढ़िया मित्र हुआ करते थे। ये मित्रता शत्रुता में कैसे बदली, आज के सेशन में पूरा डिटेल आपको इतिहास का देने जा रहे हैं। यह सेशन करंट परिप्रेक्ष्य से केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स से हमले जारी हैं और इन हमलों के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, फिलहाल फिर से ये तस्वीरें आई हैं। इसलिए मन में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड मैप में इतना दूर बैठे दो देश, जिनके बीच में ऑलरेडी दो देश सीरिया और इराक जैसे देश हों, ये एक दूसरे से इतना दूरी से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं। जनरली दुनिया ने जितने भी संघर्ष देखे हैं वो बॉर्डर पार के देखे हैं, फिर चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान देखा हो, ये जनरली बॉर्डर के इर्द गिर्द रहे दुश्मनी है। कोई देश इतना कोसों दूर भी एक दूसरे से दुश्मनी कैसे रख सकता है कि उस दुश्मनी के लिए अपने अंदर भरे डर से वो उसे खत्म करने के लिए मिसाइलें भी दाग देता है। इस जानकारी को आज हम डिटेल से आपके साथ साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब असल में जो पहला कलेश शुरू हुआ वो इजराइल के बनते ही शुरू हुआ, 14 मई 1948 से शुरू हुआ। क्यों? तब से ये खुलकर समझ में आने लगा कि ईरान अब वो वाला ईरान वापस बनेगा जो डे वन से ही इजराइल को स्वीकार नहीं करता। ये वही वाला ईरान वापस आएगा जिसने कभी फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री स्वीकार नहीं की थी। इस इतिहास से लेकर आज तक की कहानी में करंट में आपको पहले मैप समझना होगा। तो भारत से जब आप वेस्ट में चलते हैं तो यहां से आप फारस की खाड़ी पहुंचते हैं। फारस की खाड़ी के उत्तर पर ईरान है तो दक्षिण पर यूएई, सऊदी अरब जैसे ये गल्फ कंट्रीज हैं। आप और जब थोड़ा आगे चलते हैं तो अंत में मेडिटेरेनियन सी पाते हैं, और मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा हुआ ये देश इजराइल पाते हैं। इजराइल यहां बसा है, ईरान यहां बसा है, और दोनों में दुश्मनी इतनी कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ लेबनान को हथियार में इस्तेमाल किया, फिलिस्तीन का एक छोटा हिस्सा गाजा पट्टी को इस्तेमाल किया, यमन का इस्तेमाल किया। जहां तहां ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह मोमेंटम बनाए रखा है। इसीलिए आज यह प्रश्न बहुत कीमती हो जाता है कि आफ्टर ऑल ईरान को इतनी चिढ़ क्या है इजराइल से। तो आइए उस चिढ़ को थोड़ा समझना शुरुआत करते हैं। साथियों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा। हुआ यह कि जर्मनी के अंदर यहूदी लोग थे और वो जियोनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। मूवमेंट था कि उनको उनके लिए एक अलग देश चाहिए। यहूदियों के द्वारा एक प्रकार का मूवमेंट बना हुआ था उस दौर में कि अगर हमें आप अलग क्षेत्र देते हैं तो हम अलग तरह से खुश रह सकते हैं, जर्मनी में हम खुश नहीं हैं। जर्मनी के अलावा भी जहां तहां यहूदी थे वो अपने लिए एक देश चाहते थे कि उनके पास एक देश हो। ब्रिटेन ने इन्हीं जियोनिस्ट मूवमेंट में लिप्त जो यहूदी थे इन्हें मोटिवेशन दे दिया और कहा कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में ही जर्मनी में साथ ना दें तो मैं युद्ध जीतने के बाद यहूदियों को एक नया देश दे दूंगा, और वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर फिलिस्तीन नाम का देश होगा। ये एग्रीमेंट रचा गया था उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब साहब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो इंपॉर्टेंट बात यहीं से शुरू होती है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है और प्रथम विश्व युद्ध हारते ही उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि हम युद्ध क्यों हारे, और युद्ध हारने का जब वजह ढूंढी जाती है तो आंसर निकल कर आता है हमारे ही देश के यहूदियों ने हमको मदद नहीं की। अगर यहूदियों ने हमें मदद नहीं की, यह सेंटिमेंट जर्मन्स के बीच में बहुत तेजी से उभरता है, और जर्मन्स के बीच उभरे इस तेजी से
रिबेल ने यहूदियों के खिलाफ एक नफरत का भाव पैदा कर दिया होता है। प्रथम विश्व युद्ध में हारा जर्मनी अपने अंदर एक रिबेल लेकर के खड़ा हो रहा होता है। इसी समय हिटलर निकल कर आता है। यह हिटलर ही था जो यहूदियों के खिलाफ पूरी तरह से होलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम देता है, यहूदियों के खिलाफ मैसेकर करने निकल पड़ता है कि ये लोग हमारे देश में होकर हमारा साथ नहीं दिए। ये ब्रिटिशर्स की चाल थी ताकि जर्मनी को कमजोर किया जा सके। यहूदियों के भीतर उनकी इस मांग को हवा देना जिस ब्रिटेन ने किया, वही आगे चलकर दुनिया में आज के युद्ध का कारण बना। मेरे प्यारे साथियों, यहूदी इस युद्ध में जीते ब्रिटेन से यह उम्मीद करने लगे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा उन्हें फिलिस्तीन नामक देश दे दिया जाएगा। यहूदी इससे पहले ही दुनिया भर से निकल निकल कर फिलिस्तीन में आना और बसना शुरू कर चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होते ही 1919 से 23 के बीच में 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस चुके थे, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर और कहीं रहे तो हमारे खिलाफ नशंस हत्याएं हो सकती हैं, हमारे खिलाफ मूवमेंट चल सकता है, हारे हुए देश हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसलिए यहूदी निकल निकल कर दुनिया भर से फिलिस्तीन आकर रहना शुरू कर दिए। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिसको आप देख सकते हैं। 1917 के अंदर क्या हुआ करता था, ब्रिटेन के कहने से किस तरह से ये पूरे फिलिस्तीन में आकर के थोड़ी सी मात्रा में आकर बस गए थे यहूदी। यहां पर आप देख सकते हैं ये जूइश हैं जो थोड़ी सी कॉलोनी में आपको छीटे छीटे से दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से आकर यहां बसे हुए थे और ये फिलिस्तीन के हिस्से पर 6% अपनी टोटल पॉपुलेशन के साथ रह रहे थे। यह समय था 1917 का। यहां पर आए हुए फिलिस्तीनियों में अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच में मतभेद होना शुरू हुआ। अंग्रेजों ने फिलिस्तीनियों की बात नहीं मानी, दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने लगा और इसी बीच में यहूदियों ने अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया। इसका नाम आयरन वॉल रखा गया। 1947 आते आते यूएन में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों के लिए। यहूदी संख्या में कम थे, लेकिन इन्हें 62% फिलिस्तीन का हिस्सा दे दिया गया, इजराइल का नाम दिया गया। और दूसरा 14 मई 1948 को इजराइल फिलिस्तीन के भीतर एक नया देश बनकर तैयार हो गया। यह उस समय का मैप है जब अरब्स जो थे वो यहां पर 45% हिस्से के साथ थे 47 में, और जूइश 55% हिस्से के साथ फैल चुके थे। यह आपके सामने कम पॉपुलेशन के साथ बड़ा हिस्सा रखे हुए जूज का मैप दिखाई देता है। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि फिलिस्तीन ये पहुंचे कैसे? तो ऑब्वियस ही रीजन है क्योंकि हारे हुए देशों के अंदर यहूदियों के खिलाफ एक हिंसा का भाव था और ब्रिटेन बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन में यह कह चुका था कि मैं आप लोगों को एक अलग देश दिलवाऊंगा। एक उम्मीद दे चुका था कि आप फिलिस्तीन में अपनी रूट्स जो हैं उन्हें पाते हैं, आप वहीं जाइएगा। ऐसे में जो यरूशलेम नाम की जगह है, इसे अभी भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कारण इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रख दिया गया। अंतरराष्ट्रीय रूप से इस पर शासन होगा। अब असल में जो पहला कलेश शुरू हुआ वो इजराइल के बनते ही शुरू हुआ। 14 मई 1948 से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय ईरान ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल का बनना स्वीकार नहीं किया। यह यूएन के अंदर हुई वोटिंग है जिसमें ईरान और इराक आपको अगेंस्ट में यानी वोट अगेंस्ट करते हुए दिखाई दिए। साथियों, यहां इंटरेस्टिंग बात है कि जब इजराइल अस्तित्व में आया था तो इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने की बात थी। यहूदी नेताओं ने तो प्रस्ताव मान लिया, लेकिन अरब लोगों ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। यह ईरान उन 13 देशों में शामिल था जो इस बात के खिलाफ था कि इस तरह से 2 देश हों और उसमें इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के अंदर सदस्य के रूप में मान्यता दी जाए। भारत भी उन देशों में शामिल था जो इस बात के खिलाफ था कि इजराइल को यूएन में एज ए मेंबर एंट्री दी जाए, क्योंकि उस समय भारत के जो सेंटिमेंट थे वो बहुत हद तक प्रो ईरान टाइप से हुआ करते थे। आप यहां ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी, सीरिया, टर्की, यमन, ये जितने मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री हैं इनके साथ भारत ने अपने आप को अलाइन किया और इन्हीं के साथ रहते हुए इजराइल के खिलाफ वोट किया था। ये यहां पर वोटिंग डली है। ईरान तब से इनके खिलाफ होना शुरू हुआ। खैर, अब इजराइल का जन्म हो चुका था और इस इजराइल के जन्म के साथ सार्वजनिक रूप से ईरान इजराइल को मान्यता देने से इनकार
कर दिया, कहा कि मैं इसे कंट्री मानता ही नहीं हूं। लेकिन 1950 आते आते जिन देशों ने दुनिया को तोड़कर हिस्से बनाए थे, वो देश दुनिया पर दबाव डालना शुरू किए कि इजराइल को कंट्री के रूप में मान्यता दो। बारी आई तुर्की की। सबसे पहला तुर्की वो देश बना जिसने इजराइल को सबसे पहले एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी मान्यता दी। फिलिस्तीनियों के साथ तुर्की नहीं गया और उसने तत्काल प्रभाव से इन्हें मान्यता दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके तुरंत बाद ईरान वो देश बना जो कि तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जान लेना कि 1953 के अंदर ईरान ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जो आज तक सऊदी अरब स्वीकार नहीं कर पाया, वो ईरान 1953 में कर लिया। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि यहां पर पश्चिमी एशिया में इन दोनों की मित्रता इतना तेजी से आगे बढ़ रही थी कि इजराइल वेपन बनाकर ईरान को देता और ईरान तेल इजराइल को देता। कहते हैं कि इजराइल अपनी जरूरत का 40% तेल ईरान से हासिल करता था और बदले में इजराइल ईरान को वेपन दिया करता था। इतनी मतलब आधी कटी रोटी जैसी मित्रता इन दोनों के बीच चलती रही। लेकिन ईरान के कट्टरपंथियों को यह बात स्वीकार नहीं थी और उस समय रुहुल्लाह खुमैनी नाम का एक व्यक्ति एक लीडर के रूप में निकलकर आया। रुहुल्लाह खुमैनी के साथ अयातुल्लाह खमेनेई भी था, जो आज का सुप्रीम लीडर है। तो ईरान के दो नेता हैं, रुहुल्लाह खुमैनी और अयातुल्लाह खमेनेई। ये दोनों ही सीनियर और जूनियर फेलो मित्र कहिए या जो भी आप कहिए कि ये इस्लामिक लीडर्स थे। ये निकलकर आना शुरू हुए और लोगों को बताना शुरू किए कि कैसे अमेरिका ने ईरान के कल्चर को खत्म कर दिया है, कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को अपने उपयोग में ले लिया है। ईरान के ही संसाधनों से इजराइल और अमेरिका अब पल रहे हैं। यह बात इन्होंने जनता के दिमाग में बिठाना शुरू किया। 1979 आते आते यहां की सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट हो जाता है और इस रिवॉल्ट में यहां के राजा को भागना पड़ता है। खुमैनी और खमेनेई दोनों पावर में आ जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथ के साथ आते हैं। ऐसा कट्टरपंथ जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था, लेकिन जो ईरान के लोगों में कल्चर आ चुका था उसके भी खिलाफ था। यानी खुलापन पूरी तरह खत्म होने लगा, बुर्का फिर से आने लगा, इस्लामिक कट्टरपंथ फिर से आने लगा, मुसलमानों में शिया धर्म को लेकर के, शिया सेक्ट को लेकर के फिर से एक तेजी से विश्वास बनने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, तब से यह खुलकर समझ में आने लगा कि ईरान अब वो वाला ईरान वापस बनेगा जो डे वन से ही इजराइल को स्वीकार नहीं करता। ये वही वाला ईरान वापस आएगा जिसने कभी फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री स्वीकार नहीं की थी। यही कारण है कि खुमैनी हो या खमेनेई, ये इजराइल को स्वीकार ही नहीं करते एज ए कंट्री और उसके अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं मानते। इनका मानना है कि फिलिस्तीन में यहूदियों को जबरन घुसाया गया था, लेकिन यहूदियों का अपना मत है। उनका कहना है कि हमें बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू फिलिस्तीन दिया गया था, हम यहां नहीं आए, हमें ब्रिटिशर्स ने यहां बसाया था। क्या ब्रिटिशर्स का फैसला मानने योग्य था? तो जवाब हाँ में ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान को भी ब्रिटिशर्स ही बांट कर गए थे। दुनिया में जितने भी देश या विवाद हैं उनके पीछे ब्रिटिशर्स खड़े हैं। इजराइल आज इस बात से चिंतित रहता है कि ये मेरे बारे में सब जानते हैं। कौन सब जानते हैं? ईरान वाले स्ट्रेटजी जानते हैं, क्योंकि मित्र जब थे तो तरीके पता थे। ऐसे में ये हमारे खिलाफ कभी भी हमलावर हो सकते हैं। मिसाइल बनाने की तकनीक सब ईरानियंस को पता है। सारे की सारे लोग जो ईरान में सेना के लोग हैं, जिन्हें कभी इजराइल ने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन खुमैनी और खमेनेई ये पूरी तरह से सेना को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए। ऐसे में इजराइल का डर इस बात का है कि कहीं उसी के सिखाई ट्रिक से ईरान इजराइल को मात ना दे दे। आज के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि इजराइल वेपन बनाना जानता है, लेकिन बनाए हुए वेपन की ट्रेनिंग वो ईरान को ऑलरेडी कईयों साल तक, लगभग 2500 साल तक दे चुका है। ऐसे में कहीं उसी की विधा से उसी का नुकसान ना हो जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ऐतिहासिकता से यह तो पता चला होगा कि दोनों के बीच आफ्टर ऑल कलेश क्या है। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर साझा करिएगा। आप इस बात से क्या समझे और आपके हिसाब से ईरान और इजराइल में कौन सही कौन गलत और अल्टीमेटली कौन सही कौन गलत, कमेंट बॉक्स में सेशन पूरा होने के बाद जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।